नमस्कार, मैं हूं ज्ञान तिवारी। आप देख रहे हैं सिविल सक्सेस पाथ। समय एक प्रवाहमान प्रक्रिया है जिसमें बहुत से उत्थान और पतन छुपे हुए होते हैं। उत्थान और पतन प्रकृति का एक नियम है और इन्हीं प्रक्रमों का अध्ययन का नाम इतिहास है। कभी इतिहास में आप किन्हीं साम्राज्यों के उत्थान के बारे में पढ़ते हैं, इतिहास में कभी किन्हीं साम्राज्यों के पतन के बारे में पढ़ते हैं। उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि 18th सेंचुरी में इंडिया कैसा था। जैसा कि हमने पीछे के क्लास में आपसे वायदा किया था कि हम लोग एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें सबसे पहले मॉडर्न इंडिया पे काम किया जा रहा है। तो मॉडर्न इंडिया का सबसे पहला ही टॉपिक है इंडिया इन 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी में भारत। तो इंडिया इन 18th सेंचुरी अगर हम ये टॉपिक लेते हैं तो इसमें हमें किन किन चीज़ों पे काम करना होगा, या 18th सेंचुरी एडी में इंडिया का क्या स्वरूप था, भारत में क्या हो रहा था जिसको हम ऐतिहासिक विषय वस्तु में शामिल कर सकते हैं, उस पर थोड़ा विचार करते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि शताब्दियां ही गवाह होती हैं, तो ऐसे ही 18वीं शताब्दी भी बहुत सारे परिवर्तनों का साक्षी है। इन परिवर्तनों में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन ये हो रहा था कि जो मुगल साम्राज्य था वो अपने अंतिम बहाव की ओर था, अंतिम पतन की ओर था। अगर हम मुगल साम्राज्य को समझने का प्रयास करें, हालांकि पहले हम ये बनाते हैं कि 18th सेंचुरी किन चीज़ों के लिए जाना जाता है। तो पहला बात जिसके लिए वो जाना जाता है वो है डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा था। और जब भी हम इतिहास में देखते हैं, चाहे वो आप मौर्य साम्राज्य का पतन देखें, चाहे गुप्त साम्राज्य का पतन देखें, चाहे रोमन साम्राज्य का पतन देखें, चाहे ऑटोमन एम्पायर का पतन देखें, या किसी दुनिया के ईरानियन साम्राज्य का पतन देखेंगे, ग्रीस साम्राज्य का पतन देखेंगे, जब भी किसी बड़े साम्राज्य का पतन होता है तो उसके स्थान पर छोटे छोटे सेंटर्स खड़े होते हैं, पावर के नए नए सेंटर्स खड़े होते हैं। तो ये 18th सेंचुरी में मुगल साम्राज्य के पतन का परिणाम भी रहा। तो मुगल साम्राज्य के पतन के परिणाम स्वरूप कई रीजनल पावर सेंटर्स खड़े हुए, रीजनल स्टेट्स एग्जिस्टेंस में आए। ये रीजनल स्टेट्स कुछ ऐसे थे जिनको मुगलों ने पहले अपने कब्जे में कर रखा था, लेकिन जैसे जैसे मुगल सत्ता कमजोर हुई वैसे वैसे उन्होंने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। और कुछ ऐसे भी लोग थे जिनको मुगलों ने नियुक्त किया था, उन्होंने जैसे जैसे केंद्र में मुगल सत्ता कमजोर होती गई वैसे वैसे अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। तो आगे हम उनके बारे में बात करेंगे। तीसरा काम जो हो रहा था 18th सेंचुरी में वो ये हो रहा था कि यूरोपियन कंपनीज भारत में ट्रेड कर रही थी, और ट्रेड मोनोपोली मेंटेन करने के लिए या अपने ट्रेड को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिशियल बनाने के लिए ये इंडियन पावर्स के साथ नेगोशिएट कर रही थी। और इंडियन पावर्स के साथ नेगोशिएशन के साथ साथ ये आपस में भी आंतरिक संघर्ष में उलझी हुई थी। यूरोप भी इस समय बहुत सारे परिवर्तनों का काल है। जब हम 18th सेंचुरी के इंडिया की बात कर रहे हैं तो 18th सेंचुरी का यूरोप भी बहुत सारे चेंजेज लेके आ रहा है, नए नए रिवॉल्यूशंस हो रहे हैं। 18th सेंचुरी के लेटर हाफ में अमेरिका आज़ाद हुआ, 18th सेंचुरी के लेटर हाफ में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ। तो जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, 18th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में रेनेसां आया, या और भी पहले रेनेसां आ गया, उस रेनेसां से प्रबोधन की शुरुआत हुई। तो यूरोप में भी बहुत सारे चेंजेज हो रहे हैं, और यूरोप में होने वाले परिवर्तनों का प्रभाव पूरी दुनिया के इतिहास में पड़ रहा है 18वीं शताब्दी में। तो वो प्रभाव भारत में भी पड़ रहा है। यूरोपियन कंपनीज यहाँ भी लड़ रही हैं, और जिन देशों की कंपनियां यहाँ लड़ रही हैं वो देश यूरोप में लड़ रहे हैं। तो यूरोपियन कंपनीज अपनी मोनोपोली मेंटेन करने के लिए इंडियन पावर्स के साथ निगोशिएट भी कर रही हैं, और साथ में आपस में आंतरिक संघर्ष में भी उलझी हुई हैं। तो अगर हम ये समझने का प्रयास करें कि 18th सेंचुरी का इंडिया कैसे था, तो पहला बात तो हमको ये समझ में आ रही है कि बहुत डिसइंटीग्रेटेड एरा था। जो ग्रेट मुगल्स थे उनका जो पीरियड था उसमें इंडिया इंटीग्रेटेड था, जिसके कारण से इंडिया का ट्रेड एंड कॉमर्स बहुत बढ़ रहा था।
उस बढ़े हुए ट्रेड एंड कॉमर्स ने यूरोपियन ट्रेडर्स को भारत की ओर आकर्षित किया, लेकिन जैसे जैसे ग्रेट मुगल्स का पीरियड गया उसके कारण से मुगल एम्पायर डिसइंटीग्रेट हुआ, रीजनल पावर्स आई और इन रीजनल पावर्स के साथ यूरोपियंस ने निगोशिएट करना शुरू किया और इसी निगोशिएशन का परिणाम हुआ कि सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी में, सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी का मतलब कि 1750 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे करके भारत में अपना एम्पायर बिल्डिंग करने लगी। तो जो ये कंपनियां, यूरोपियन कंपनियां भारत में व्यापार करने के लिए आई थी, उनमें सबसे सफल जो कंपनी रही वो ईस्ट इंडिया कंपनी रही। और ईस्ट इंडिया कंपनी 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक जाते जाते भारतीय शक्तियों के साथ संघर्ष में उलझी और जिसका परिणाम ये हुआ कि उसने धीरे धीरे करके साम्राज्य निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। उसके साम्राज्य निर्माण की प्रक्रिया इसलिए आसान हो पाई क्योंकि मुगलों का डिक्लाइन हो रहा था। तो आपको ऐसे समझना है कि तीनों घटनाएं एक साथ इंटीग्रेटेड हैं। एक तरफ तो मुगल एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन चल रहा है और इनके डिसइंटीग्रेशन का रिजल्ट क्या हो रहा है, इवोल्यूशन ऑफ रीजनल स्टेट्स या इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल स्टेट्स। और इनके कारण से यूरोपीय कंपनियां मजबूत हो रही हैं, इनके साथ अलग अलग तरह का निगोशिएशन हो रहा है और इनके आपस में भी लड़ाइयां हो रही हैं। क्योंकि जब पावर वैक्यूम क्रिएट हुआ मुगल एम्पायर के सत्ता में हट जाने से या मुगल एम्पायर के डिक्लाइन से, जो भारत में पावर वैक्यूम क्रिएट हुआ उसको भरने के लिए रीजनल स्टेट्स आपस में लड़ रहे हैं कि कौन होगा अगला सेंट्रल पावर इंडिया का। इंडिया का अगला सेंट्रल पावर होने की क्षमता अगर किसी में थी तो मराठों में थी, लेकिन अहमद शाह अब्दाली के साथ 1761 में एक अवैज्ञानिक युद्ध में मराठे हार गए और बहुत बुरी तरह से हार गए, जिसके कारण से ये तो नहीं तय हुआ कि भारत की केंद्रीय शक्ति कौन बनेगा, लेकिन ये जरूर तय हो गया कि मराठे नहीं बनेंगे। और फिर सेंट्रल पावर बनने का संघर्ष शुरू हुआ और उस सेंट्रल पावर बनने के संघर्ष में मुगलों को हटाकर कंपनी आ गई। तो इस पूरी स्टोरी को हमें 18th सेंचुरी इन इंडिया के रेफरेंस में पढ़ना है। 18वीं शताब्दी के भारत के संदर्भ में ये चार बातें हमें ध्यान में रखनी है। यही हमारा 18वीं शताब्दी का इतिहास होगा।